Hello my dear students, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में फ्रॉम योर क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। आपका चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसका एक छोटा सा ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन देखा। साथ ही साथ में हमने देखा व्हाट इज द नेचर एंड प्रोसेसेस ऑफ साइकोथेरेपीज, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, साथ ही साथ में टाइप ऑफ थेरेपीज एंड स्टेप्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ आवर क्लाइंट्स प्रॉब्लम। ये सब कुछ इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में और ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के बेसिक्स। यानी कि अब तक हमने जो भी हमारे चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा हुआ है ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे बेसिक्स थे। अब इसके बाद में हम जो है मेजर थेरेपीज पर आ रहे हैं। यहाँ तक आई होप सो आपने सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। प्रीवियस लेक्चर से किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछोगे कमेंट सेक्शन में। अब जो है हम डिस्कस करेंगे थेरेपीज को, जो हमारा चैप्टर है। चैप्टर बोलता है थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में कि अगर किसी को किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो कौन सी थेरेपी यूज करोगे, कैसे उसके डिसऑर्डर को ठीक करोगे, उसको ट्रीटमेंट दोगे। तो हमने कहा हम उसको थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। तो बोले कैसी थेरेपी प्रोवाइड करोगे, तो हमने बताया थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के अंदर। और उसी में जो सबसे पहली थेरेपी है और सबसे ओल्डेस्ट थेरेपी है वो है साइकोडायनेमिक थेरेपी, जो कि माइंड से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, क्या मॉडल है, क्या ट्रीटमेंट है, ये सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारे आज की इस लेक्चर में। तो अच्छे से लास्ट तक आपको यहाँ पर जो है थेरेपी को सुनना है, समझना है, तभी अच्छे से क्लियर होगी। अगर आप सोचो कि एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा तो नहीं आएगा। मतलब आराम आराम से समझेंगे, बहुत ईजी है। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से हमको इसको पढ़ना है, समझना है और आपको बने रहना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी साइकोडायनेमिक थेरेपी को और इसको समझते हैं। देखो, अब तक जैसा कि हमने पहले पढ़ा साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में, तो हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ अप्रोचेस, सॉरी थेरेपीज, टाइप ऑफ थेरेपी हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कहा 3 तरह की थेरेपी होती है। उनमें से एक होती है साइकोडायनेमिक थेरेपी, जो कि सबसे पुरानी थेरेपी है, सबसे ओल्डेस्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये जो साइकोडायनेमिक थेरेपी है ये बोलती है कि किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो कॉज होता है वो होता है इंटर साइकिक कन्फ्लिक्ट। मतलब आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना, बातों के, थॉट्स के, फीलिंग्स के, इमोशंस के, ये कन्फ्लिक्ट जब आपस में एक दूसरे के साथ में होते हैं तब किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर अराइज होता है। क्लियर? दिस इज साइकोडायनेमिक थेरेपी। इज दैट क्लियर टू यू? और यहाँ पर हमको इसी का ट्रीटमेंट करना है। तो जितना ज़्यादा हम एक क्लाइंट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे उतना ज़्यादा हमें उसके प्रॉब्लम के बारे में पता चलेगा और हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये जो बेसिक है ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने रिकॉल करवाया कि आपको याद आ जाए कि साइकोडायनेमिक थेरेपी है क्या। क्लियर? अब इसको डिटेल में हम जानते हैं। सो देखो, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो साइकोडायनेमिक थेरेपी के पायनियर हैं वो कौन है? नन अदर देन सिगमंड फ्रॉइड। इन्हें सिगमंड फ्रॉइड या सिगमंड फ्रूड भी बोला जाता है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड जो है उन्होंने ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी यानी साइकोडायनेमिक थेरेपी को क्या किया? एस्टैब्लिश किया या उसके बारे में बताया, उसको बनाया। हिज क्लोज कोलैबोरेटर कार्ल जंग, इनके एक बहुत ही क्लोज कोलैबोरेटर थे जो इनका सपोर्ट करते थे, एक तरह से इनके एलाई थे, वो थे कार्ल जंग। He modified it to what came to be known as analytical psychotherapy। यानी कि सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोडायनेमिक थेरेपी बनाई, इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन जो है वो बनाया कार्ल जंग ने, जिसे हम एनालिटिकल साइकोथेरेपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनालिटिकल साइकोथेरेपी। ये सब नोट करना है आपको, ठीक है? एग्जाम में आ गया, एमसीक्यू में आ गया तो एटलीस्ट आंसर कर पाओगे, है ना? तो इसीलिए ये सारा सब कुछ नोट करके रखना कि किसे क्या बोलते हैं या किसने कौन सी थ्योरी दी। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो गए कि सिगमंड फ्रॉइड ने ही एनालिटिकल दी और कार्ल जंग ने जो है वो साइकोडायनेमिक दी। दोनों पता होने चाहिए। लिख लो, इसको नोट कर लो। सिगमंड फ्रॉइड लिखो, उनके आगे लिखो साइकोडायनेमिक थेरेपी। कार्ल जंग लिखो, उनके आगे लिखो एनालिटिकल साइकोथेरेपी। क्लियर? Now subsequently
Freud's successor, known as Neo-Freudians या Freudians, established their own version of classical psychodynamic therapy. तो इसको ऐसे समझो कि ये जो आपकी साइकोडायनेमिक थेरेपी है, ठीक है, ये जो आपकी साइकोडायनेमिक थेरेपी है, ये किसने दी? सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, किसने दी? सिगमंड फ्रॉइड। और इनके बाद में आती है, मतलब इन्हीं से रिलेटेड है, थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, एनालिटिकल साइकोथेरेपी। एनालिटिकल साइकोथेरेपी जो कि किसने दी? कार्ल जंग। किसने दी? कार्ल जंग ने। अब इन्हीं के फॉलोअर, सिगमंड फ्रॉइड के ही फॉलोअर जो उनको मानते थे या उनके एक तरह से ऐसे बोलो कि उनके डिसिपल्स थे, तो जो बाद में और आए जिन्होंने और थ्योरीज दी, इनके बाद वालों की बात हो रही है, ठीक है, जिन्हें कहते हैं नियो, इनके बाद ऐसे मान लो, ठीक है, नियो फ्रॉइडियंस। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है? एनालिटिकल साइकोथेरेपी कार्ल जंग ने दी, सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोडायनेमिक थेरेपी दी, और नियो फ्रॉइडियंस उनके बाद में आते हैं। ये वो लोग हैं जो कि फ्रूड के सक्सेसर हैं। मतलब फ्रूड ने एक बार थ्योरी दे दी, जैसे मान लो मैं हूं, अब मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाती हूं, अब मेरे बाद में जो लोग मेरी ही आइडियोलॉजी को फॉलो करके या मेरे ही तरीके से आपको पढ़ाएंगे, वो मेरे सक्सेसर कहलाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, फाइन। तो इस तरीके से उन्हें हम नियो फ्रॉइडियंस बोलते हैं। इन्होंने एक अपना वर्जन बनाया, ठीक है, इन्होंने एक अपना वर्जन बनाया थेरेपी का, जिसे बोलते हैं क्लासिकल साइकोडायनेमिक थेरेपी। क्या बोलते हैं? क्लासिकल साइकोडायनेमिक थेरेपी, ठीक है। ये सब नोट करना है आपको, एग्जाम में वो आपसे एमसीक्यू में ये चीजें पूछ सकते हैं, सो एटलीस्ट यू मस्ट नो दिस। क्लियर? मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। और ये नियो फ्रॉइडियंस जिन्होंने क्लासिकल साइकोडायनेमिक थेरेपी दी। किसी तरह का कोई डाउट है इसमें? नहीं होगा, है ना? क्लियर है? फाइन। तो ये चीजें याद रहेंगी, इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ना ब्रॉडली द साइकोडायनेमिक थेरेपी हैज कंसेप्चुअलाइज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ साइक, डायनेमिक्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द साइक एंड द सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ब्रॉडली ये जो साइकोडायनेमिक थेरेपी है, इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ द साइक, माइंड का जो एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो भी सारे डायनेमिक्स होते हैं माइंड के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में, और जो सोर्स है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का, यानी आपको अगर किसी तरह का डिस्ट्रेस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण है, ये इन सब चीजों के ऊपर फोकस होता है। मतलब आप साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंदर 3 चीजें पढ़ोगे। क्या? देखो यहां पर देखो, साइको डायनेमिक थेरेपी। तो एक तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ साइक, स्ट्रक्चर ऑफ साइक। एक हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि ये जो साइक का स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो उन कंपोनेंट्स को हम पढ़ेंगे। और अगर किसी तरीके का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है तो उसका सोर्स क्या है। अभी मैंने आपको बोला ना, स्टार्टिंग में अच्छे से बस समझते चलो, लास्ट तक पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट तक देखना समझना सब समझ में आएगा, ठीक है। तो सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इज दिस इज क्लियर टू यू? ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द साइक, डायनेमिक्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द साइक। तो मैंने यहाँ कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स लिख दिया है, तो उसके जो भी डायनेमिक्स होंगे वो, और साथ ही साथ में क्या सोर्स है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का। हमने चैप्टर नंबर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ा, उसमें इन चीजों को कहीं ना कहीं डिस्कस हमने किया है। The method of treatment, steps in the treatment, nature of the therapeutic relationship and the expected outcome from the psychodynamic therapy are explained below. मतलब क्या है इसका कि पहले तो ये 3 चीजें जो हमारा फोकस है साइकोडायनेमिक थेरेपी में,
अब साइकोडायनेमिक थेरेपी में किस तरह का ट्रीटमेंट होगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, रिलेशनशिप किस तरह की होगी, इसका आउटकम क्या होगा, इन चीजों पर हम बात यहाँ पर डिटेल में करेंगे एक एक करके। बट आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। वो ये बोल रहे हैं कि सेल्फ एंड पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपने इन चीजों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ द साइक में जैसे हमने पढ़ा कि आपका माइंड है, आपका सोल है, आपकी स्पिरिट है, ये सारी चीजें। डायनेमिक्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द साइक, सिगमंड फ्रॉइड ने हमको बताया था इड, ईगो, सुपर ईगो, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना हमारे माइंड के अंदर। और सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। जैसे कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया, कोई लाइफ इवेंट है मेजर, तो उसकी वजह से किसी तरह का डिस्ट्रेस अगर हमको लाइफ में हो रहा है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसका ट्रीटमेंट ढूंढना है हमको अभी, ठीक है। तो साइकोडायनेमिक इन्हीं चीजों पर फोकस करती है, और कि मतलब आपके माइंड के ऊपर, आपके सोल, आपका स्पिरिट, आपके थॉट प्रोसेस, आपके फीलिंग्स, आपका इमोशंस, इड, ईगो, सुपर ईगो, और ये कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको लाइफ में डिस्ट्रेस देती हैं। इन सब को क्योर किया जाता है साइकोडायनेमिक थेरेपी के थ्रू, और इसका ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ तक जो हमने पढ़ा? ठीक है, हमने देखो क्या क्या सारी चीजें डिस्कस करी, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि साइकोडायनेमिक थेरेपी के फादर, या मान लो ऐसे ज्ञाता, बिल्कुल ज्ञान के भंडार कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। फाइन। अब इन्हीं के कोलैबोरेटर, इन्हीं के साथी कार्ल जंग, इन्होंने एनालिटिकल साइकोथेरेपी बनाई, और बाद में जो सिगमंड फ्रॉइड को ही फॉलो करते थे, तो इनके जो और सक्सेसर आए इन्हीं के आइडियाज को फॉलो करने वाले, उन्हें हमने बोला नियो फ्रॉइडियंस, और इन्होंने क्लासिकल साइकोडायनेमिक थेरेपी बनाई। साइकोडायनेमिक थेरेपी इन तीन चीजों के ऊपर फोकस करती है, और इन्हें ही कैसे ट्रीट करना है, कितने टाइम में करना है, क्या मेथड यूज करेंगे, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक, अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेसिक में दिक्कत आई तो पूरा कंसेप्ट हिल जाएगा, ठीक है। तो बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कहीं कोई किसी भी चीज में डाउट आए, किसी कॉन्सेप्ट में या किसी वर्ड में, तो तुरंत पूछना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो अब जानते हैं मेथड्स ऑफ एलिसिटिंग द नेचर ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। अब हमने कहा साइकोडायनेमिक थेरेपी में कि आपकी प्रॉब्लम का कारण क्या है। आपको किसी तरह का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैं मान के चल रही हूं कि आपको एंग्जाइटी है, आपको नहीं, मतलब कोई भी पर्सन है, ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ तो आप लोग ऐसे बिल्कुल रिलेट मत कर लिया करो कि आप ही की बात हो रही है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लो किसी को एंग्जाइटी इशू है, अब ये इसका प्रॉब्लम है। अब इसको प्रॉब्लम क्यों हुआ, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई तुमको एंग्जाइटी हुई तो क्यों हुई, क्या कारण है तुम्हारी एंग्जाइटी होने का, तो इसकी प्रॉब्लम का कारण मैं पता लगाऊंगी, है ना। तो मैंने इसकी प्रॉब्लम का कारण पता लगाया कि जो माइंड में इसके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दैट इज द इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट, ठीक है। मैं उसको आईसी से यहाँ पर लिख रही हूँ। जो भी इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट्स इसके अंदर चल रहे हैं, उसकी वजह से इसको एंग्जाइटी हो रही है। तो अब मैंने सारा पता लगा लिया कि इसको एंग्जाइटी हो रही है, और इसको एंग्जाइटी इन कारणों की वजह से हो रही है, सब कुछ मुझे पता चल गया। अब इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मुझे ढूंढना है। मैं थेरेपिस्ट हूँ, ठीक है, मान लो मैं थेरेपिस्ट हूँ। अब मुझे इसकी ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो क्या करूंगी? सबसे पहले ये पता लगाऊंगी कि इसके इस कन्फ्लिक्ट का क्या सोल्यूशन हो सकता है, ताकि इसको खत्म करा जाए। सबसे पहले कन्फ्लिक्ट को खत्म करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो दो लोगों में लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? और लगी हुई आग में घी डालोगे या उसको शांत कराओगे, पानी डालोगे? अब कुछ बोलेंगे कि घी डालेंगे, लेकिन हम क्या कराते हैं, उसको शांत कराते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दो लोग लड़ रहे हैं, और आप उसमें जाके बोलो नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं वैसा हो सकता है, तो और बहस बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहला काम यह है कि दोनों को शांत कराओ। जब दोनों शांत होंगे तभी तो सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो एक पॉज देना तो जरूरी है ना कोई नई स्टेप के लिए। तो अब इसके कन्फ्लिक्ट को मुझे कराना है स्टॉप। अब मैं कैसे कराऊं? कैसे इसके मन में जो भी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं माइंड में, साइक में, उसको एलिसिट करना है, उसको दूर करना है, तो क्या मेथड अपनाऊंगी, अब वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, सिंस द साइकोएनालिटिकल अप्रोच व्यूज इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स टू बी द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, द फर्स्ट स्टेप इज द ट्रीटमेंट टू एलिसिट दिस इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। अब क्योंकि कारण इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट है, तो सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाओ, ठीक है। तो psychoanalysis has invented free association and dream interpretation as two important methods for eliciting the intrapsychic conflicts। तो intrapsychic conflict को दूर करने के दो तरीके बताए गए, ठीक है। कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस कन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करें, तो बोले दो तरीके हैं। एक है फ्री एसोसिएशन, मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, आप भी नोट कर लेना, ठीक है। एलिसिटिंग, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इंट्रासाइकिक
conflicts, eliciting intrapsychic conflicts, we have two methods. First is free association, second is dream interpretation. ठीक है, दो तरीके हो गए, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन. क्या होते हैं ये दोनों, अब इसको जानते हैं. ठीक है, द फ्री एसोसिएशन मेथड इज द मेन मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम. Once a therapeutic relationship is established and the client feels comfortable, the therapist makes him or her lie down on the couch, close his or her eyes and ask him or her to speak whatever comes to the mouth without censoring it in any way. So the client is encouraged to freely associate with one thought with another, and this method is called method of free association. मूवीज में देखा है, जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्या करते हैं, अपने पेशेंट को ले जाते हैं, एक काउच होता है उस पर लिटा देते हैं, बोलते हैं अब तुम्हारे मन में क्या क्या आ रहा है वो सब मुझे बताओ, है ना. वही करना है यहाँ पर. ठीक है, फ्री एसोसिएशन के अंदर क्या होता है, सबसे मतलब एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम को जानने के लिए. सबसे पहला काम ये हमेशा याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर ढूंढना है तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को जानना पड़ेगा. तो अब हमको प्रॉब्लम को जानना है तो हम क्या करते हैं, मतलब थेरेपिस्ट क्या करता है, सबसे पहले एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाता है क्लाइंट के साथ में. उस क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, उससे थोड़ी बातें करता है ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए. आप भी लाइफ में कोई नए दोस्त बनाते होंगे तो एकदम से उस पर भरोसा नहीं करते होंगे, पहले थोड़ा बहुत उससे बातचीत करते होंगे, उसके बारे में जानते होंगे, अपने बारे में उसे बताते होंगे, फिर थोड़ा कंफर्टेबल फील होता होगा तो सोचते होंगे कुछ बारे में आगे, है ना. यहाँ पर ये थेरेपिस्ट भी ये सेम चीज करेगा, पहले अपने क्लाइंट के साथ में एक रिलेशनशिप बनाएगा, उसको थोड़ा एश्योर करेगा कि तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता हूं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और जो भी उससे बन सकता है वो सारी चीजें उसको बोलेगा, उसको अपने एक कंफर्ट जोन में लाएगा, ट्रस्ट उसका बना के रखेगा. क्लाइंट धीरे धीरे करके अपने थेरेपिस्ट पर ट्रस्ट करने लगेगा. तो एक थेराप्यूटिक अलायंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना. सबसे पहली चीज मैंने आपसे क्या बोली कि कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन सोचना है तो सबसे पहला काम है प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि प्रॉब्लम क्या है. ये सबसे पहला, ये रफ नोट्स है, रफ में लिख लेना इसको. ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रहेंगे. सबसे पहला काम क्या है, प्रॉब्लम से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन गेन करो. दूसरा काम ये होता है थेराप्यूटिक अलायंस. रिलेशनशिप बनाओ अपने क्लाइंट के साथ में. ठीक है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, उससे बात करो, उसको ट्रस्ट में लो, उसको अपने ऊपर उसको ट्रस्ट करवाओ, ये सारी चीजें आपको करनी है. ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप होगी थेराप्यूटिक अलायंस बनाना है. जब अब साइकोडायनेमिक थेरेपी पे वापस आते हैं, अब जब ये एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप अलायंस बन जाती है तो थेरेपिस्ट क्या करता है, अपने क्लाइंट को लेके जाता है, एक काउच रहता है, उस पर उसको बोलता है आप स्ट्रेट यहाँ पर लेट जाओ. ठीक है, आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल रहो, आराम से लेट जाओ, अपना ही घर समझो, सो जाओ यहाँ पे, मतलब सोना नहीं है, लेट जाओ. ठीक है, अब वो जब वहां पर लाई डाउन कर देगा तब थेरेपिस्ट क्या करेगा, उससे बोलेगा अब अपनी आईज क्लोज करो. ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, आईज अपनी क्लोज कर लो. अब उसने, अभी मैं आप ही को बोल रही हूँ, आप ही धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हो, है ना, तो सोचो थेरेपिस्ट कितना अच्छा काम करता होगा. तो धीरे धीरे उसको बोला अभी अपनी आईज क्लोज कर लो. अब उसको बोलेंगे जो भी तुम्हारे मन में आता है, जो भी तुम्हारे मन में आता है वो बोलो. ठीक है, जो भी आपके मन में आता है वो उसे बोलो, मत सोचो कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, अभी जो मन में आ रहा है जस्ट उस एक चीज को बोलो, जो भी फील कर रहे हो उसको बोलो, विदाउट सेंसरिंग इट इन एनी वे. सेंसरिंग इन द सेंस कि ये मत सोचो कि ये एक थेरेपिस्ट है तो मैं ये बात बोलूंगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा या ये मुझे जज करेगा. अभी वो एक अलायंस बन गया ना, अभी आप एक कंफर्टेबल जोन में आ गए हो, तो जस्ट स्पीक वॉट एवर यू फील. अब यहाँ पे क्लाइंट को एंकरेज किया जाएगा कि जो भी आपके मन में, जो भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं उन सबको फ्रीली एसोसिएट करो. ठीक है, एक दूसरे के साथ में फ्रीली एसोसिएट वन थॉट विद अनदर. जो भी मन में आ रहा है पहले उसको बोलते जाओ और उसको एसोसिएट करते जाओ कि क्या क्या आप सोच रहे हो. आप इस एक प्रोसेस में कहीं ना कहीं अपने आप से ही मिल रहे होते हो. मैंने आपको ये एक एग्जांपल बहुत पहले भी दिया है,
मैं आपको एक बार फिर दूंगी कि बहुत बार ऐसी चीजें हमारे साथ में होती है ना कि हम अंदर ही अंदर फील कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हम सोच रहे होते हैं, बट और हमको बहुत हैवी फील हो रहा होता है, हम किसी के साथ में डिस्कस नहीं करते, समझ नहीं आ रहा होता लाइफ में क्या चल रहा है। शायद आप लोग अभी उस फेज में नहीं आए होंगे, कभी आओगे आगे चल के जॉब वॉब में आ जाओगे तो, या अपनी स्टडीज को लेके भी कभी कभी हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, घर परिवार फैमिली ये सारी चीजें माइंड में बहुत ज्यादा चलती हैं, दोस्त पार्टी सब कुछ। तब एक ऐसी फील आती है जब हमको कुछ समझ में नहीं आता। उस एक टाइम पर अगर कोई पर्सन ऐसा मिल जाए जिससे आप अपनी सारी बातें डिस्कस कर सको, और वो सब कुछ बोलने के बाद में आपको एक बहुत ही लाइट फील होता है कि हाँ यार अब सब कुछ मैंने बोल दिया, और उसके बाद में आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जब तक आप बातों को अपने मन में रख के घूमते हो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, जब आप उसको डिस्कस कर लेते हो, किसी के साथ में बोल देते हो, तो आपको समझ में आता है अच्छा ये चीज ऐसे ऐसे है। यहां पर वो सेम चीज करता है, पहले थेरेपिस्ट आपको कंफर्टेबल कराएगा, फिर आपको आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो बोलने के लिए बोलेगा, और यहाँ पर इस एक प्रोसेस के थ्रू वो उसे एसोसिएट करने को बोलेगा, एक थॉट को दूसरे थॉट से एसोसिएट करो। इसे कहते हैं मेथड ऑफ फ्री एसोसिएशन। फ्रीली आपके जो भी थॉट्स हैं एसोसिएट करो, आपस में एक दूसरे से उनको रिलेट, उनको समझने की कोशिश करो। अभी बहुत ज्यादा नहीं समझना है, लेकिन अभी इतना एक प्रोसीजर जो है वो आपसे करवाता है। The censoring superego and the watchful ego are kept in abeyance as the client speaks whatever comes to mind in an atmosphere that is relaxed and trusting. ये जो सेंसरिंग सुपर ईगो है और वॉचफुल ईगो है, इड ईगो सुपर ईगो ये सब पढ़ा है ना हमने, ठीक है। तो ये जो इड ईगो और सुपर ईगो है, तो क्या होता है इस एक टाइम पर जो हमारा सुपर ईगो है वो बहुत बार हमको कुछ चीजें बोलने से रोकता है कि ये चीज सही नहीं होगी बोलना, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई मुझे जज करेगा। और बहुत बार जो ईगो होता है, ठीक है, वो हमसे हर एक चीज करवाना चाहता है बिना ये सोचे कि इसके क्या परिणाम होंगे या ये चीज मेरे लिए जरूरी है नहीं है। हमने पढ़ा है नहीं सब इड ईगो सुपर ईगो, याद है कि नहीं सब कुछ, ठीक है। तो इड ईगो सुपर ईगो वाली बात, तो ये जो सेंसरिंग सुपर ईगो है, वॉचफुल ईगो है, इन सबको यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, साइड में रख दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइंट है वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में है जो एटमॉस्फेयर काफी रिलैक्सिंग है, उसको अपने थेरेपिस्ट के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, ठीक है, उसको अपने थेरेपिस्ट के ऊपर बहुत भरोसा है, वो बहुत ही एक रिलैक्सिंग सिचुएशन में है यहाँ पर, और साथ ही साथ में अभी उसके माइंड में जो भी सारी चीजें आ रही हैं वो उसे खुल के बोल सकता है बिना सोचे कि थेरेपिस्ट उसको जज करेगा या जजमेंटल होगा, कुछ नहीं, जस्ट फ्रीली वो बोलता है उसे जो भी बोलना होता है। क्लियर? As the therapist does not interrupt the free flow of ideas, desires, conflicts of the unconscious which had been suppressed by the ego emerged into the कॉन्शियस माइंड। आपको याद होगा हमने इड ईगो सुपर ईगो में कॉन्शियस अनकॉन्शियस ये सारी चीज़ों को पढ़ा है। कॉन्शियस वो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, अनकॉन्शियस वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर तो होती हैं लेकिन उनको लेके हम उतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते, और कहीं ना कहीं वो अपना गेम प्ले अंदर ही अंदर कर रही होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं जो हम कर देते हैं पर हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते। तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है वो कहीं भी किसी भी तरह से अपने क्लाइंट को इंटरप्ट नहीं कर रहा, उसने जस्ट काउच पर लेटा दिया, उसने कहा अभी बोलो जो भी मन में आ रहा, आंखें अपनी बंद रखो। तो अब उसके जो भी आइडियाज हैं, जो भी डिजायर्स हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट, जो भी वो फील करता है वो सब कुछ बोलेगा। और इसके साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में हैं, ठीक है, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में है, जो कहीं ना कहीं ईगो सुपर ईगो ने दबा के रखी थी, वो भी बाहर आ जाएंगी। क्योंकि हमने क्या करा, ईगो सुपर ईगो दोनों को हटा दिया अभी रास्ते से, जो थॉट्स को आने नहीं दे रहे थे। बहुत बार हम कुछ चीजें अपनी ईगो की वजह से नहीं करते हैं, बोलते नहीं है कि अरे मेरा ईगो है, या फिर मैं एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हूं, मैं ऐसा करूंगा तो शायद वीक दिखूंगा। कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर वीक होते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम एक बहुत ही स्ट्रांग बन के चलते रहते हैं और अंदर ही अंदर हम कमजोर होते चले जाते हैं। तो बहुत बार हमारा ईगो सुपर ईगो जो है ना वो रास्ते की रुकावट बन जाता है और हमारे थॉट्स, हमारे डिजायर्स को बाहर नहीं आने देता। जब ऐसा होता है ना तो कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, एंग्जाइटी होती है, जब हमारे अंदर कुछ ऐसे थॉट्स भरे पड़े होते हैं लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते, है ना, तब क्या होता है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस आएगा, गुस्सा होएगा, अग्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। लेकिन जब किसी तरह की कोई रुकावट ही नहीं है तो आप फ्रीली जो सोचते हो वो बोलो। जो चीजें शायद आपके अनकॉन्शियस माइंड में है वो अब आपके कॉन्शियस माइंड में आने लगेंगी। तो जो भी आप फील करते हो, जिसके बारे में आप अवेयर हो, अनअवेयर हो, आप उन सब चीजों के बारे में बोलते हो, क्योंकि ईगो सुपर ईगो को हमने यहां से हटा दिया, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना,
जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, झुकना नहीं चाहते, उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है लेकिन वो वहां पर मानेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज में उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। अब उसका गिल्ट अंदर ही अंदर हो रहा है लेकिन बोल भी नहीं पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब इस तरह की थेरेपीज में क्या होता है ना, आप जो भी फील कर रहे हो, चाहे किसी चीज का गिल्ट है आपके मन में जो शायद आपने सालों से किसी को नहीं बोला हो। मैं आपको एक बार एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई एक पर्सन रेपिस्ट है, ठीक है, अब उसको सजा वजा सब मिल गई, जेल वेल होके वो सब आ गया, पर जीवन भर उसकी लाइफ में एक गिल्ट रहा इस एक चीज का। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। मान लो कोई रेपिस्ट था, उसने किसी का रेप किया, उसके बाद में उसको जेल होगी, 10 साल जेल में रह के आया, फिर बाहर आ गया, ठीक है। अब उसको जो उसको सजा मिलनी थी वो उसको मिल गई अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब उसके मन में एक गिल्ट है, जो गिल्ट उसे जीने नहीं देता, जो वो कहीं भी जो है किसी के सामने भी नहीं मिल पाता है, और एक गिल्ट के साथ में वो जी रहा है, धीरे धीरे करके डिप्रेशन में आ गया। अब वो यहाँ पर आया थेरेपिस्ट के पास में, तो थेरेपिस्ट उससे, अब देखो यहां पर थेरेपिस्ट का काम होता है, जो हम बोलते हैं ना कि थेरेपिस्ट को नॉन जजमेंटल होना चाहिए। अगर थेरेपिस्ट यहां पर ऐसा सोच ले कि ये तो एक रेपिस्ट है, मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, या ये तो एक बुरा आदमी है, अगर थेरेपिस्ट ऐसा मान ले तो वो अपनी सर्विसेज कभी उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो हमारे लिए क्लाइंट जो है वो क्लाइंट रहेगा, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है। तो अब थेरेपिस्ट उसको बुलाएगा, अब उससे बोलेगा कि आप मतलब बिल्कुल रिलैक्स कर देगा और फिर उससे सारी चीजें बुलवाएगा। तो शायद कुछ चीजें उसके मन में हो जो वो अभी तक नहीं बोल पाया था, लेकिन अब वो इन सेशंस के थ्रू बोल सकता है। क्लियर। अब देखो होता क्या है, जैसे अभी मैंने एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही ऐसा टर्म बोला जो शायद हमको सुनने में बहुत कभी गुस्सा आ जाता होगा, चिढ़ आ जाती होगी कि रेपिस्ट है, इसको तो जीना ही नहीं चाहिए, इसको तो मर जाना चाहिए। हम उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ें है ना, कि मतलब अगर वो रेपिस्ट है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, दैट इज़ ओके। बट अगर आप एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से देखो, है ना, साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, यही सारी चीज है, तो आप उसको एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से देखते हो अगर, ठीक है, कि मतलब ऐसे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या कहता है कि है तो वो भी एक इंसान, उससे गलती होगी, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको भी राइट है ऑफ लिविंग। आप कभी आप पढ़ोगे थ्योरीज के बारे में तो थ्योरीज बहुत अलग अलग हैं। जैसे अक्सर जब हम पढ़ते हैं कि किसी ने किसी का रेप कर दिया तो हमारे मन में सीधे आता है कि इसको तो फांसी दे देनी चाहिए, इसको तो मार देना चाहिए, ये बिल्कुल बट ऑब्वियस है ना कि हमारे मन में यही थॉट्स आते हैं। लेकिन जो ह्यूमनिस्टिक्स होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, इस दुनिया में हर एक इंसान को जीने का अधिकार है, आप कौन होते हो किसी को फांसी की सजा देने वाले। ये एथिक्स कहते हैं, ये मॉरलिटी कहती है ना, नैतिकता कहती है कि उसने गलत किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी, लेकिन उसको मौत की सजा देना, उसको डेथ सेंटेंस देना, क्या ये चीज सही है। वहीं जो रेडिकलिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, नहीं इसको तो फांसी पे टांगो, ठीक है। तो इस वर्ल्ड में ना डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, सब अलग अलग एंगल से सोचते हैं, और हमारे मतलब ये ब्यूटी है कि हम हर एक आइडिया को सुनते हैं, समझते हैं। यही एक मतलब एक बहुत ही अच्छे इंसान की पहचान होती है कि आप हर एक चीज को सुनो, समझो और फिर उसमें आप एनालाइज करो क्या सही है क्या गलत है और आप किस चीज को मानते हो। क्लियर। तो यहाँ पे समझ में आया कि थेरेपिस्ट का काम क्या है, ईगो सुपर ईगो सब वो हटा देगा और जो आपके अंदर चल रहा है वो सारा आपसे बाहर निकलवा लेगा। क्लियर। Now this free uncensored verbal narrative of the client is a window into the client's unconscious to which the therapist gains access. तो ये जो फ्री अनसेंसर्ड वर्बल नैरेटिव होता है ना, जहां पर क्लाइंट अपने बारे में वर्बली सारी चीजें बोलता है, उसके थॉट्स वगैरह एक्सेट्रा, तो यहाँ से जो क्लाइंट का अनकॉन्शियस माइंड में जितनी भी सारी चीजें चल रही हैं वो थेरेपिस्ट को पता चल जाती हैं, और तभी जो है एक थेरेपिस्ट क्या कर सकता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। Along with this technique, the client is asked to write down his or her dreams upon waking up. अब इसके अलावा और क्या होता है साइकोडायनेमिक में, देखो सबसे पहले तो ये बोला कि काउच पर उसको पूरा ले डाउन कर दिया, फिर उसके बाद में उसके सारे थॉट्स वगैरह हमने लिया आईज क्लोज करवा के। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, इसी टेक्निक के साथ में क्लाइंट को बोलेंगे कि आप जो है आपके जो भी सारे ड्रीम्स हैं उसको लिखो, ठीक है। हम सबके लाइफ के कुछ ड्रीम्स होते हैं ना, तो वैसे ही क्लाइंट को बोलेंगे आपकी लाइफ के क्या ड्रीम्स हैं, क्या चीजें जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो एक पेन पेपर उसको दे देंगे और उस पर उससे लिखवा लेंगे। साइकोएनालिस्ट लुक अपॉन ड्रीम्स एज सिंबल्स ऑफ द अनफुलफिल्ड डिजायर्स प्रेजेंट इन द अनकॉन्शियस। अब यहाँ पर जो साइकोएनालिस्ट होगा या जो भी हमारे थेरेपिस्ट होंगे वो इन ड्रीम्स को एक सिंबल की तरह देखेंगे, मतलब ये वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं जो एक पर्सन के अनकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रेजेंट हैं,
ठीक है, मतलब वो सारी चीजें जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता है और अब तक वो अचीव नहीं कर पाया। अब क्योंकि ईड ईगो सुपर ईगो वाली सारी चीजें हट चुकी हैं और अब वो एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, तो यहाँ पर वो जो भी अपनी लाइफ में चाहता है वो सारा कुछ उससे लिखवा लिया और उसको अब थेरेपिस्ट ऐसे समझेगा कि ये वो चीजें हैं जो अनफुलफिल्ड हैं और अनफुलफिल्ड डिजायर की वजह से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। साइकोडायनेमिस्ट यही बोलते हैं, है ना। तो साइकोडायनेमिक जो थ्योरी थेरेपी होती है उसमें यहाँ पर हम अनफुलफिल्ड डिजायर्स या किसी तरह का कोई आपका मतलब अनरिजॉल्व्ड फियर है चाइल्डहुड का, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऐसा साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट बोलते हैं। तो यहां से हमको उन अनफुलफिल्ड डिजायर्स के बारे में पता चल जाएगा। Now the images of the dreams are symbols which signifies intrapsychic forces. Dreams use symbols because they are indirect expressions and hence would not alert the ego. जो भी सारी इमेजेस हैं यहाँ पर, मतलब द इमेजेस ऑफ द ड्रीम्स, वो सब सिंबल्स हैं जो इंट्रासाइकिक फोर्सेस को क्या करते हैं, सिग्निफाई करते हैं। मतलब जो भी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या माइंड में आपके जो भी सारे अंदर ही अंदर सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, वो सारी की सारी हमको इन ड्रीम्स के थ्रू पता चल जाएंगी। और ये जो ड्रीम्स होंगे ये इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये ईगो को अलर्ट नहीं करेंगे। मतलब हमारे अंदर क्या होता है, ईड ईगो सुपर ईगो होता है। इड मतलब वो चीज जो हम लाइफ में चाहते हैं, ईगो हमें वो चीज पाने में हेल्प आउट करता है और सुपर ईगो बोलता है कि देखो ये चीज सही भी है हमारे लिए या नहीं है। अब जब भी आप लाइफ में कोई ड्रीम करते हो तो आपका ईगो जो है वहां पर आ जाता है ना, और आपको जो है बताने लग जाता है कि इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, क्या सारा कुछ करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां पर जब हम मतलब ईगो और सुपर ईगो को साइड में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपके जितने भी सारे ड्रीम्स हैं वो इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, मतलब आपके अनकॉन्शियस माइंड के, जो आपको पता नहीं है, जो डायरेक्टली आप नहीं जानते हो बट अनकॉन्शियसली अनअवेयरली वो आपके अंदर प्रेजेंट है और आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। If the unfulfilled desires are expressed directly, the ever-vigilant ego would suppress them and that would lead to anxiety. अगर हमारे कोई unfulfilled desires हैं और उसको हम directly बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारा जो ego है उसको suppress कर देगा और फिर उसके बाद में anxiety शुरू हो जाएगी। जैसे हमेशा हमारे साथ में होता है, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका लाइफ में कुछ ड्रीम था, कुछ गोल था जो आप करना चाहते थे। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय who want to make his career in dancing, ठीक है, उसको डांसिंग बहुत ज्यादा पसंद है और वो अपना करियर जो है वो डांसिंग में ही बनाना चाहता है, जस्ट सपोज। अब सोसाइटी उसको एक तरीके से प्रेशराइज भी करती, सो दिस इज हिज इड, है ना, जो उसको क्या करेंगे, मतलब जो वो चाहता है अपनी लाइफ में। अब यहाँ पर उसको पता है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ, जैसे जनरली हमारे यहाँ पर ये चीजें होती थी, अब तो बहुत ज्यादा ब्रॉडनेस आ गई है, लेकिन जस्ट इसको एक एग्जाम्पल की तरह ही मानना, है ना। तो अब मान लो ये जो बॉय है ये सोचता है कि अरे यार मैं डांसिंग में अपना करियर बनाऊंगा तो क्या पता कितना सक्सेसफुल रहूंगा, कितना नहीं रहूंगा, कितना स्ट्रगल मुझे करना पड़ेगा, सोसाइटी के लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे कि मैं तो सिर्फ डांस करता हूँ, मेरे पास में मतलब एज सच कोई जॉब नहीं होगी, मेरे करियर को पता नहीं किस तरह से देखा जाएगा। ये सब कुछ कौन बोल रहा है इसको, ये सब कुछ इसका ईगो बोल रहा है। तो ईगो कहीं ना कहीं इसके ड्रीम को, इसके इड को सप्रेस कर देगा। तो इसीलिए कुछ चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, जैसे हम बार बार याद नहीं करते हैं, वो जस्ट हमारे अंदर होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ईगो सुपर ईगो वाला बैरियर हमने हटा दिया तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो खुल के, ठीक है, इस एक थेरेपी के अंदर। फाइन, तो यहाँ पर जो है जब ईगो इन हमारे डिजायर्स को सप्रेस कर देता है तो एक तरह की एंजाइटी हमें होती है जो इस तरह की थेरेपीज में नहीं होगी। These symbols are interpreted according to an accepted convention of translation as the indicators of unfulfilled desires and conflicts. ये जो symbols हैं इनको कैसे interpret किया जाएगा, according to accepted convention of translation as the indicators of unfulfilled desires and conflicts. तो जो भी आपके unfulfilled desires हैं, जो भी conflicts आपके अंदर चल रहे हैं, ये सब उसको interpret करेंगे, ये सारे symbols उसको interpret करेंगे और उसको मतलब जो भी आपके मन में जो भी सारे डिजायर्स हैं उसको हम यहां से समझ सकते हैं इन ड्रीम्स के थ्रू। क्लियर हुआ, मेथड समझ में आया कि कैसे प्रॉब्लम को जो है एलिसिट करना है, तो उसकी क्या सारी चीजें हम करेंगे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि सबसे पहले देखो यहां पर समझो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप बनाएंगे, जो मैंने आपको ये चीज नोट भी करवाई है ना, ठीक है। हम उसको कंफर्टेबल फील करवाएंगे, हम उसको कंफर्टेबल फील करवाएंगे।
हम उसको एक काउच पर ले डाउन कर देंगे, उसकी आईज क्लोज कर देंगे और फिर उससे पूछेंगे जो भी सारे थॉट्स उसके मन में आते हैं वो हमको उसको क्या करेगा, मतलब बताएगा, बोलता चला जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें हम इससे कहेंगे कि जब वो मतलब उठ जाएगा काउच से, ठीक है, जब वो वेकअप होगा तो उसके जो भी सारे ड्रीम्स हैं वो उसको एक पेपर पर लिख दे, राइट डाउन, ठीक है। वो क्या करेगा, उन सारी चीजों को एक पेपर पर लिख देगा। जब वो उन सारी चीजों को एक पेपर के ऊपर लिख देगा तो कहीं ना कहीं ये जो सब कुछ है ये उसके अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, ये सब कुछ जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में चलता है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमने क्या कर दिया, हमने ईगो और सुपर ईगो को साइडलाइन कर दिया है। इज दिस क्लियर? हमने क्या किया है, ईगो सुपर ईगो को साइडलाइन कर दिया है। अनकॉन्शियस माइंड में जो भी सारा कुछ चल रहा है वो हमने जो है एक पेशेंट के अंदर से पता कर लिया है। जब ये सब कुछ हमको पता चल जाएगा तब हम क्या करेंगे, हम समझ पाएंगे कि उसके इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं, ठीक है, उसके जो भी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं हम इन्हें इंटरप्रेट कर पाएंगे। मतलब हम इसको समझ पाएंगे कि वो कौन कौन से सारे अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं या अनरिजॉल्व्ड फियर्स हैं जिसकी वजह से उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और किसी तरह का डिसऑर्डर उसको हो रहा है। दिस इज क्लियर? यहां तक इतनी सारी चीजें समझ में आ गई? फाइन, आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव इज मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट का कौन सा मॉडल हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। सो देखो, ट्रांसफरेंस एंड इंटरप्रिटेशन आर द मीन्स ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट। सबसे पहले हमने बात करी थी फ्री एसोसिएशन की, कि सबसे पहले आपको जो एक काम करना है साइकोडायनेमिक के अंदर वो आपको फ्रीली एसोसिएट करवाना है। उसको फ्रीली एसोसिएट आप उसको कैसे करवा पाओगे, उसके ये सारे थॉट्स जब आप उसके अनकॉन्शियस माइंड से बाहर निकलवा लेते हो तब वो फ्रीली एसोसिएट कर पाएगा। और दूसरा हमने जो है बात करी थी इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया हुआ था कि फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन। अब हमको उसके ड्रीम को इंटरप्रेट करना है तो वो कैसे होगा, तो ट्रांसफरेंस और इंटरप्रिटेशन ये दो चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम एक पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब हमको कॉज ऑफ द प्रॉब्लम पता चल गया, हमको एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉज भी पता चल गया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, ठीक है। यही सारी स्टेप्स होती है ना जो हमने डिस्कस भी किया था टाइप ऑफ थेरेपीज में। नाउ as the unconscious forces are brought into the conscious realm through free association and dream interpretation described above, the client starts identifying the therapist with the authority figures of the past, usually childhood. Now this is very important point. देखो क्या होता है, जैसे जो भी सारा कुछ आपके अनकॉन्शियस माइंड में था वो थेरेपिस्ट ने आपके अंदर से, मतलब पेशेंट के अंदर से बाहर निकलवा लिया है। अब जो अनकॉन्शियस में था वो कॉन्शियस में आ चुका है। अब जब वो कॉन्शियस में आ चुका है तो, और हमने जब उसके उठने के बाद में उसके सारे ड्रीम्स एक पेपर पर लिखवा लिए हैं, तब हम इन ड्रीम्स को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि ये ही वो शायद इसके अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं जो इसको लाइफ में फुलफिल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इसको एंजाइटी हो रही है। तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन हो गया और आपका क्या हो गया, फ्री एसोसिएशन हो गया। अब इसके बाद में हमको उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो ट्रीटमेंट में ये कहा जाता है कि जैसे ही अनकॉन्शियस की चीजें कॉन्शियस में आएंगी, क्लाइंट जो है वो अपने थेरेपिस्ट को आइडेंटिफाई करने लग जाएगा अपने पास्ट के उस अथॉरिटी फिगर के साथ में। क्लियर? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया था कि जैसे जस्ट सपोज ये एक्स पर्सन क्लाइंट है और ये ए पर्सन थेरेपिस्ट है। अब थेरेपिस्ट जो है वो एक लेडी है, ठीक है। जस्ट सपोज ये जो थेरेपिस्ट है ये एक फीमेल है, ठीक है, और ये जो क्लाइंट है ये मेल है, ओके। ये क्लाइंट जो है ये मेल है। अब जब ये पेशेंट जो है मतलब अपने थेरेपिस्ट के पास में आता है, क्लाइंट जब उन्हें थेरेपिस्ट के पास में आता है तो थेरेपिस्ट इसके साथ में दो चीजें करती है। क्या? एक तो फ्री एसोसिएशन और एक ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मतलब इसके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी सारी चीजें थी वो बाहर निकलवाती है और उसके ड्रीम इंटरप्रिटेशन करती है। तो उसको ये पता चलता है कि ये जो क्लाइंट है इसकी जो मम्मी थी बचपन में उनकी डेथ हो गई थी, तो जो इसकी स्टेप मदर थी वो इसके साथ में बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करती थी,
ठीक है, वो इसके साथ में बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, ना ही इसको कभी अच्छे से खाने पीने को देती थी, ना ही उसके साथ में अच्छे से ट्रीटमेंट करती थी, इवन उससे बहुत सारा काम करवाती थी। तो जो वो एक लव अफेक्शन उसे अपनी मदर से चाहिए था वो उसे कभी भी नहीं मिला। ठीक है, जो एक लव अफेक्शन उसे अपनी मदर से चाहिए था वो उसे कभी भी नहीं मिला। तो हमने फ्री एसोसिएशन में ये जाना कि इसके साथ में क्या सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्या सारा कुछ माइंड में चल रहा है और इसके ड्रीम्स क्या हैं। तो जैसे ड्रीम इंटरप्रिटेशन में मान लो कि उसका ये एक चीज थी कि मुझे एक मदर वाला लव अफेक्शन चाहिए था जो उसे कभी नहीं मिला, तो वो हमने ड्रीम इंटरप्रेट किया और फ्री एसोसिएशन के थ्रू हमने इसके मन में जो भी सारी चीजें चल रही थी वो सब कुछ पता लगाया। अब जब ये वाली स्टेप हो गई तब होता क्या है, सेकेंड स्टेप में धीरे धीरे करके ये क्लाइंट अपनी इस थेरेपिस्ट को अपनी मदर समझने लग जाता है। ठीक है, कौन सी मदर, जो इसके साथ में बुरा व्यवहार करती थी, जो इसकी स्टेप मदर थी, वो वही समझने लग जाता है। और एक कहीं ना कहीं उसके मन में ये फीलिंग आ जाती है कि जितने भी मतलब जो फीमेल्स होती हैं वो जनरली बहुत अच्छे से लव अफेक्शन नहीं दे पाती हैं, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस पास्ट का कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से उसने ये एक थॉट अपने मन में बना लिया है कि जो जितनी भी फीमेल्स हैं इस वर्ल्ड में वो लव अफेक्शन आपको कभी नहीं दे पाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए अब ये जो एक्स पर्सन है ये इस ए यानी ये जो थेरेपिस्ट है इसको अपनी स्टेप मदर मानने लग जाता है और अब वो इसके साथ में किस तरह से बिहेव करने लग जाता है, बहुत ही रूडली। और उसको ऐसा लगता है कि यही वो मेरी स्टेप मदर है जिसने मेरे साथ में बचपन में बहुत ही बुरा बुरा किया हुआ है, मुझे बिल्कुल लव अफेक्शन कुछ भी नहीं दिया। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू आया समझ में? तो सेकेंड स्टेप में उन्होंने यही कहा कि क्या होता है इसके बाद में जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, इन्फरेंसेस बनाते हैं, तो जो क्लाइंट है वो अपने थेरेपिस्ट को अपने पास्ट में जो भी अथॉरिटी फिगर था उसके साथ में रिलेट करने लग जाता है, एसोसिएट करने लग जाता है। नाउ द थेरेपिस्ट मे बी सीन एज अ पेनिटिव फादर और एज द निग्लिजिएंट मदर, है ना। तो थेरेपिस्ट को जो है पेशेंट जो भी मतलब जिस भी तरीके का उसके साथ में पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो वो अपने थेरेपिस्ट को कुछ वैसा ही समझने लग जाता है, चाहे फिर वो अपने फादर मदर किसी को भी उसमें देखने लग जाए। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। नाउ द थेरेपिस्ट मेंटेन्स अ नॉन जजमेंटल येट परमिसिव एटीट्यूड एंड अलाउज द क्लाइंट टू कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस ऑफ इमोशनल आइडेंटिफिकेशन एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस। इज दैट क्लियर? देखो आगे समझो। अब यहां पर जब जो हमारा क्लाइंट है जब वो थेरेपिस्ट के अंदर उसी एक फिगर को देखने लग जाएगा, मान लो मैं एक थेरेपिस्ट हूं, ठीक है, और आप मेरे क्लाइंट हो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आपके साथ में बचपन में जो आपके फादर हैं उन्होंने आपको बहुत मारा पीटा है, ठीक है, और कभी भी आपको कोई प्यार व्यार कुछ भी नहीं दिया। चलो मदर ले लो क्योंकि मैं फीमेल हूं, तो मान लो आपकी मदर ने ऐसा किया आपके साथ में। अब आपका जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बहुत ही बुरे रहे हैं जिसकी वजह से आप कभी भी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो और आपको एक जो लव अफेक्शन लाइफ में चाहिए था वो कभी नहीं मिला। क्लियर? अब आप धीरे धीरे बड़े होते हो, आपको एंजाइटी ये सारी चीजें होने लग जाती, किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता, आप आते हो मेरे पास में, तो मैं आपके कन्फ्लिक्ट को समझती हूँ, ये सारा प्रोसेस फ्री एसोसिएशन ड्रीम इंटरप्रिटेशन के थ्रू, और इस धीरे धीरे करके आप मेरे अंदर आपकी वो जो मदर थी जो आपको मारती पीटती थी, खाने को नहीं देती थी, लव अफेक्शन नहीं देती थी, आप मुझे वो समझने लग जाओ। ठीक है, तो अब यहां पर मेरा जो काम है वो ये है कि मैं नॉन जजमेंटल रहूं, मैं आपको इस चीज में जज नहीं करूं, मैं आपको इसमें ये नहीं कहूं कि अरे मैं आपकी कोई वो मदर नहीं हूं जिसके साथ में आप मुझे एसोसिएट कर रहे हो। मैं उसको अलाउ करूंगी कि हाँ तुम मुझे अपनी वही मदर समझो और तुम उस एक इमोशनल आइडेंटिफिकेशन को चलने दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो मैं एक परमिसिव एटीट्यूड रखूंगी, नॉन जजमेंटल होके, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रहने दूंगी। इस मतलब ये जो इमोशनल आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ट्रांसफरेंस कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसफरेंस, ये आपको याद रखना है। Next, the therapist encourages this process because it helps him or her in understanding the unconscious conflicts of the client. अब हम इस एक चीज को क्यों कंटिन्यू रहने देते हैं, देखो उसका भी एक कारण है कि जब ये एक ट्रांसफरेंस का प्रोसेस चलता रहेगा तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में और भी कोई चीज है जो अगर रह गई थी फ्री एसोसिएशन ड्रीम इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस के टाइम पे, तो एटलीस्ट हमको वो भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपके अनकॉन्शियस में जो भी सारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं रिलेटेड टू दैट फिगर, ठीक है, वो पास्ट का फिगर, तो एटलीस्ट वो सारी चीजें भी बाहर आ जाएंगी, आपको एक मौका मिल जाएगा वो सारी चीजें एक्सप्रेस करने का। The client acts out his or her frustrations, anger, fear, depression that he or she harbored towards that person in the past, but could not express at that time.
इस एक प्रोसेस में, इस एक ट्रांसफरेंस के प्रोसेस में क्लाइंट क्या करेगा, उसके अंदर जो भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नफरत, जो भी सारी चीज़ें हैं वो थेरेपिस्ट के टुवर्ड्स एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, उसको लगेगा ये थेरेपिस्ट ही वही पर्सन है और उसी के साथ में जो है वो सारा अपना चिल्लाना और जो भी गुस्सा करना, जो भी उसके मन में था, वो सारा कुछ वो बाहर निकाल पाएगा। जैसे मैं आपका एग्जांपल ले रही थी और मेरा एग्जांपल ले रही थी कि आप क्लाइंट हो और मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो आपके साथ में बचपन में जो भी सारी चीज़ें हुई, हो सकता है उस टाइम आप अपनी मदर को नहीं बोल पाते थे, लेकिन धीरे धीरे एक अंदर ही अंदर आपके चलता रहता था कि मेरे साथ में ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है, तो एटलीस्ट आज प्रेजेंट में आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अगेन मैंने आपको बहुत बार ये चीजें बोली हैं कि बहुत बार हम बहुत हैवी फील कर रहे होते हैं, अपनी बातों को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन एक बार हम उसको बाहर जब बोल देते हैं किसी से तो वी फील लाइट, है ना। तो वो सेम चीज यहाँ पर होगी कि आप जो है, जो भी आपके मन में भरा हुआ है, आप वो सब कुछ बाहर निकालोगे। ठीक है, और आपके मन में जो भी सारी चीजें थी वो आप अपने थेरेपिस्ट से बोलोगे, उस फिगर को रिकॉग्नाइज करते हुए। क्लियर, मतलब ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, भड़ास निकालना, तो जो भी अंदर भरा हुआ है वो पूरा का पूरा बाहर निकाल दो। ठीक है, नाउ द थेरेपिस्ट बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर दैट पर्सन इन द प्रेजेंट एंड दिस स्टेज इज नोन एज ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। तो इस तरह से जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट के लिए वो पर्सन बन जाता है जो उसके पास्ट में हुआ करता था। मतलब मान लो आप क्लाइंट हो, तो आपके लिए मैं जो थेरेपिस्ट हूँ वो आपकी मदर बन गई है, जो कि बचपन में आपको मारा करती थी, आपको खाना नहीं देती थी, आपको बिल्कुल लव अफेक्शन नहीं देती थी, आपसे बहुत काम करवाती थी। क्लियर, तो मान लो मैं वो बन गई हूँ। इस तरह की इस एक स्टेज पर जब क्लाइंट पेशेंट मतलब आ जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। क्लियर, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना कि ट्रांसफरेंस क्या होता है, ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस क्या होता है, फ्री एसोसिएशन क्या होता है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन क्या होता है। क्या पता क्वेश्चन वगैरह बन गया तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए। ओके, नाउ अ फुल ब्लोन ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस इज हेल्पफुल इन मेकिंग द थेरेपिस्ट अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट सफर्ड बाय द क्लाइंट। तो एक फुल ब्लोन ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस जो है वो हेल्प करेगा थेरेपिस्ट को, ताकि वो अपने क्लाइंट के जो भी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स उसने सफ़र किया है उसके बारे में जान सके। मतलब आपके मन में जो भी सारा कुछ भरा हुआ है क्लाइंट के मन में, वो थेरेपिस्ट को पता चल सके। नाउ देयर इज अ पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, देयर इज अ नेगेटिव ट्रांसफरेंस। दो तरह के ट्रांसफरेंस अब होते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है क्या? अगर है डाउट तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि साइकोडायनेमिक प्रोसेस कैसे किया जाता है या साइकोडायनेमिक थेरेपी कैसे दी जाती है। तो पहले आपकी प्रॉब्लम को जान लिया, है ना। अब पहले तो क्लाइंट रिलेशनशिप बनेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। जिसे हम क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो वो रिलेशनशिप बनेगी, क्लाइंट को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाया जाएगा, फिर उसको जो है एक काउच पे ले जाएंगे, ले डाउन करेंगे, आइज क्लोज, ये सारा कुछ समझ में आया ना। फिर जब उठेगा तो उसके ड्रीम्स लिखवाएंगे, फिर उन ड्रीम्स को इंटरप्रेट करेंगे। तो दो स्टेप्स होंगी, पहला हम क्या कर रहे हैं, उसको फ्रीली एसोसिएट करवा रहे हैं, फिर हम उसका ड्रीम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तब हम उसके इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट जो भी उसके माइंड में चल रहे हैं उसको समझ पाएंगे कि मान लो कोई अनफुलफिल्ड डिजायर है या किसी तरीके का अनरिजॉल्व्ड फियर है चाइल्डहुड का, कोई भी ऐसी चीज जो उसके मन में चल रही है वो हमको पता चल जाएगी, क्योंकि हम उसके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएंगे और जो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में है वो हम उसके कॉन्शियस माइंड में लेकर आएंगे, जिन चीजों को लेके वो अवेयर हो जाएगा। जब ये सारी बातें उसके कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी तब यहां से ट्रांसफरेंस की स्टेज स्टार्ट होगी। कौन सी स्टेज? ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस की स्टेज क्या कहती है कि क्लाइंट जो है वो थेरेपिस्ट को उस एक फिगर के साथ में एसोसिएट करने लग जाता है जिसकी वजह से किसी तरीके की प्रॉब्लम उसको पास्ट में हुई है। क्लियर, दिस इज नोन एज ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस में ही हमने ये एक चीज डिस्कस करी कि एक होता है ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। ठीक है, ट्रांसफरेंस में ही मैंने आपसे क्या कहा कि एक होता है ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस वो स्टेज होती है जहां पर जो क्लाइंट है वो पेशेंट, मतलब जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट के सामने जो भी फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर्स उसके अंदर है वो सारा कुछ बाहर निकाल देगा। ब्रैकेट में लिख देना भड़ास निकालना, ठीक है, या जो भी आपको सही लगे वो लिख देना, तो याद रहेगा। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। अब ट्रांसफरेंस दो तरह का है। ठीक है, जो ट्रांसफरेंस है वो दो तरह का है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव।
अच्छे से याद रखना, ठीक है। थ्योरी थेरेपीज जो हैं अच्छी खासी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर जानने को मिल जाएगी, तो ये इतना याद रखना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांसफरेंस? देखो, there is the positive transference in which the client idealizes or falls in love with the therapist and seeks the therapist approval. पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है वो अपने थेरेपिस्ट को ही अपना आइडल मान लेगा, या उसके साथ में उसको प्यार हो जाएगा, या फिर जो है वो थेरेपिस्ट को ही सब कुछ मान के और उसका अप्रूवल लेना चाहेगा, ठीक है। मतलब होता है ना कि आप एक रिलेशनशिप में तो आप अपने आप को उस पर्सन के साथ में रिलेट करने लग जाते हो। तो पॉजिटिव में ये होगा कि या तो क्लाइंट आइडियलाइज कर ले, या अपने मतलब आइडियलाइज करने लग जाएगा अपने थेरेपिस्ट को, या उसी के साथ में उसको प्यार हो जाएगा। Negative transference is present when the client has feeling of hostility, anger, resentment towards the therapist. तो दो तरह का ट्रांसफरेंस हो सकता है। एक, या तो जो क्लाइंट है वो अपने थेरेपिस्ट के साथ में ऐसे कि हाँ यार मतलब तुम जो है तुम मेरे साथ में रहे, या मतलब उसको पॉजिटिव तरीके से बोलने लगेगा। और नेगेटिव ऐसा कि वो अपने थेरेपिस्ट के ऊपर गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे, उससे डरने लग जाए, उसको लेके बिल्कुल उससे जो है मतलब क्या बोलेंगे, चिढ़ने लग जाए, खुन्नस खाने लग जाए, इस तरीके से, ठीक है। सो दैट इज नेगेटिव ट्रांसफरेंस। समझ में आया पॉजिटिव नेगेटिव? ना द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरेंस इज मेट विथ रेसिस्टेंस। अब इस ट्रांसफरेंस के प्रोसेस के बाद में होता है रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस? देखो, since the process of transference exposes the unconscious wishes and conflicts, thereby increasing the distress level, the client resist transference. अब क्योंकि जब भी आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो कोई एक पर्सन है जिसने किसी तरह की कोई डिजास्टर हुआ था, किसी तरह की कोई सुनामी आई थी, उस एक टाइम पर वो पर्सन वहां पर प्रेजेंट था। क्लियर आया समझ में? अब किसी तरह का कोई नेचुरल इवेंट आया था, मान लो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, या आंधी तूफान बाढ़ ये सारी चीज़ें आई थी जिसमें बहुत सारे लोग उसके सामने ही जिनकी डेथ हो गई थी, पर किसी तरह से लकीली वो इंसान बच गया। अब उसने देखा कि कितना ज़्यादा खतरनाक, मतलब कितना डरावना सीन था उस एक टाइम पर, कि लोग चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, किसी के बच्चे डूब रहे हैं, किसी के पेरेंट्स हैं जो एक दूसरे से दूर हैं, कहीं पर जो है मतलब बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी टावर्स होते हैं वो गिर गए हैं, बारिश हो रही है, और बहुत ही बुरी कंडीशन। क्लियर? अब उस पर्सन ने ये सारा कुछ फेस किया है, तो ये क्या है, एक ट्रॉमेटिक इवेंट जो उसकी लाइफ में पहले हो चुका है। अब इस एक ट्रॉमा की वजह से मान लो उसे किसी तरीके का डिस्ट्रेस हो रहा था, किसी तरीके का साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा था, तो वो गया अपने थेरेपिस्ट के पास में। तो थेरेपिस्ट ने उसको ये सारा कुछ प्रोसेस करवाया, ठीक है भाई, काउच पे लिटा के उसके सारे फ्री एसोसिएशन, अब मैं बोलूंगी तो समझ में आ जाएगा, है ना, कि फ्री एसोसिएशन करवाया, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करवाया। अब उसके बाद में ट्रांसफरेंस की स्टेज आ गई। ट्रांसफरेंस की स्टेज में अब क्या चीज होगी कि थेरेपिस्ट के सामने जो क्लाइंट है वो उन सारी चीजों को रिकॉल करेगा। क्लियर? जो भी पास्ट में पहले हो चुका है। तो ट्रांसफरेंस की स्टेज आपको समझ में आ गई। अब ट्रांसफरेंस की स्टेज में एक्चुअल में होता क्या है, जब भी आप पुरानी कुछ ऐसी चीज़ों को रिकॉल करते हो जिन्हें आप कभी रिकॉल नहीं करना चाहते, कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में होती है ना जिन्हें हम नहीं चाहते कि ये दोबारा हमारे साथ में कभी भी हो, या कभी भी ऐसा कुछ हमारे मन में ख्याल भी आए जिन्हें हम भूलना चाहते हैं। लेकिन जब उन चीज़ों को आप दोबारा रिकॉल करते हो तो आपको बहुत क्या बोलते हैं, कष्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, और बहुत ही डिस्ट्रेस आप जो है फील करने लग जाते हो। तो जनरली हम इस एक चीज को रेसिस्ट करते हैं कि नहीं, हमको वो सब कुछ याद दोबारा से नहीं करना। अब जैसे ये पर्सन, इसने ट्रॉमा फेस किया है, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि इसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन दोबारा आए, दोबारा से वो उस तरह के ट्रॉमा को फेस करे। लेकिन अगर थेरेपिस्ट के सामने ट्रांसफरेंस लेवल में वो वापस से उन सारी चीजों को रिकॉल करेगा, तो उसको बहुत, एक तो मतलब बहुत ही अजीब फीलिंग आएगी, बहुत बुरा लगेगा, साथ ही साथ में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और हो सकता है रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए। तो इस तरह की सिचुएशन में अनकॉन्शियस, मतलब जब वो एक्सपोज करेगा अपने अनकॉन्शियस विशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ों को, तो डिस्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो क्लाइंट है वो क्या करता है, ट्रांसफरेंस को रेसिस्ट करता है, वो उन पुरानी चीज़ों को याद ही नहीं करना चाहता। आया समझ में? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई पर्सन की मदर का एग्जांपल मैंने आपको दिया है ना, तो अब उसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ फेस ऑलरेडी किया हुआ है, तो क्या वो दोबारा उसे फील करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो जनरली ट्रांसफरेंस की लेवल को एक जो क्लाइंट है वो रेसिस्ट करना चाहता है।
ट्रांसफरेंस की लेवल आएगी, मतलब उसके मन में ये सारी चीजें होंगी कि मुझे वापस से वो फ्रस्ट्रेशन निकालना है, वो एंगर मेरा निकल जाए, लेकिन उसे करने में उसे डर लगेगा, रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। Now, due to resistance, the client opposes the progress of therapy in order to protect himself or herself from the recall of painful unconscious memories. So, resistance can be conscious or unconscious. Conscious resistance is present when the client deliberately hides some information. अब क्योंकि रेसिस्टेंस है तो क्लाइंट जो मतलब अगर रेसिस्टेंस होगा, अगर क्लाइंट अपने साथ में जो भी कुछ उसके पहले हुआ है उसको रिकॉल ही नहीं करेगा, तो इस तरह से तो थेरेपी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, है ना। रेसिस्टेंस अगर होगा तो थेरेपी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्लाइंट उन पेनफुल एक्सपीरियंस को दोबारा से याद नहीं करना चाहता। तो इस तरह से जो रेसिस्टेंस है वो दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो होता है कि वो जानबूझ के जो है किसी इंफॉर्मेशन को छुपा ले रहा है या उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। और अनकॉन्शियस रेसिस्टेंस वो होता है जब क्लाइंट जो है वो साइलेंट रहेगा थेरेपी सेशन में, रिकॉल ट्रिवियल डिटेल्स विदाउट रिकॉलिंग द इमोशनल वंस, मिसेस अपॉइंटमेंट्स, कम लेट फॉर थेरेपी सेशंस। मतलब जहां पर एक तो कॉन्शियसली आप कोई चीज जानबूझ के कर रहे हो, जानबूझ के आप कोई इंफॉर्मेशन छुपा रहे हो और अपने थेरेपिस्ट को नहीं बता रहे हो, और एक ऐसा होता है कि आप बताना तो चाहते हो लेकिन आपके अंदर से निकल नहीं रही है वो चीज, है ना। सो उसे बोलते हैं अनकॉन्शियस रेसिस्टेंस। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो अभी क्लियर होता जा रहा है ना। देखो टर्म समझ लो कि ट्रांसफरेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, फिर रेसिस्टेंस में कॉन्शियस रेसिस्टेंस क्या है, अनकॉन्शियस रेसिस्टेंस क्या है, फिर इस सबको क्लब करेंगे अभी लास्ट में, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ट्रांसफरेंस की स्टेज आएगी जहां पर जो क्लाइंट है वो अपने थेरेपिस्ट को अपने पास्ट से रिलेट कर देगा और उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ बाहर निकाल देगा। क्लियर? हो सकता है ये जो ट्रांसफरेंस है ये नेगेटिव तरीके से हो कि वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर सब कुछ थेरेपिस्ट के ऊपर निकाल दे। हो सकता है पॉजिटिव तरीके से भी हो। लेकिन जब नेगेटिव तरीके से ट्रांसफरेंस होता है, सॉरी, जब नेगेटिव ट्रांसफरेंस होता है तब रेसिस्टेंस होता है, क्योंकि लाइफ के कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें हम दोबारा याद नहीं करना चाहते, लेकिन ट्रांसफरेंस की स्टेज में हमें उन्हें याद करना पड़ता है। तो इसीलिए जो क्लाइंट्स होते हैं वो ट्रांसफरेंस से बचने की कोशिश करते हैं और बहुत बार वो कुछ इंफॉर्मेशन को छुपा लेते हैं ताकि उन्हें पास्ट का कोई ऐसा बोलता ना कि कोई ऐसा बहुत खतरनाक सच है जिसे वो दोबारा रिकॉल नहीं करना चाहते, तो वो होता है कॉन्शियस रेसिस्टेंस। और अनकॉन्शियस ऐसा होता है कि आपके मन में तो आ रहा है कि मुझे वो सब कुछ अपने मन से बाहर निकाल देना है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, तो ऐसे में अनकॉन्शियस रेसिस्टेंस होता है। और इसमें जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, या तो वो सेशंस में आएगा नहीं, या फिर सेशंस में लेट आना शुरू कर देगा, या फिर जो है मतलब रिकॉल नहीं करेगा, कुछ छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिन्हें जो है नहीं बताएगा, सोचेगा कि नहीं वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? समझ में आया कि ट्रांसफरेंस के बाद में क्या होगा, रेसिस्टेंस। नेगेटिव ट्रांसफरेंस के बाद रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस दो तरीके से हो सकता है, कॉन्शियसली भी हो सकता है और अनकॉन्शियसली भी हो सकता है। अब मुझे बताओ किसी तरह का कोई डाउट? अनकॉन्शियसली, इतने में किसी तरह का कोई डाउट? थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा है तो क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा भी समझ रहे हो तो भी ठीक है, अभी लास्ट में पूरा पूरा समझ जाओगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ना इंटरप्रिटेशन इज द सॉरी कहां से पढ़ना था, भूल गई मैं। हाँ, the therapist overcomes the resistance by repeatedly confronting the patient about it and by uncovering emotions such as anxiety, fear, shame which are causing the resistance. अब थेरेपिस्ट का काम यहाँ पर क्या होता है, उसने देख लिया कि ये क्लाइंट जो है ये उसको रिकॉल नहीं करना चाह रहा है, ट्रांसफरेंस की प्रोसेस को अच्छे से नहीं होने दे रहा है, तो वो उसके रेसिस्टेंस को ओवरकम करेगा। कैसे? वो पेशेंट को बताएगा इस बारे में कि आप उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, है ना, मतलब उसको बोलेगा, उसके बारे में बताना शुरू करेगा। जो भी इमोशंस उसके अंदर हैं, चाहे एंजाइटी हो या डर हो या किसी तरीके की शेम है, वो हर एक चीज उसको खुल के बोलेगा, क्योंकि हमने थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पहले ही बना लिया। तो अब क्लाइंट ट्रस्ट करता है थेरेपिस्ट के ऊपर, तो वो क्या करेगा, थेरेपिस्ट उसको बताएगा, उसको जो भी जिस भी तरह का रेसिस्टेंस वो कर रहा है उसको कन्फ्रंट करेगा। इंटरप्रिटेशन इज द फंडामेंटल मैकेनिज्म बाय विच चेंज इज अफेक्टेड। और किस तरह से थेरेपिस्ट उसको इंटरप्रेट करता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू चेंज आता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम चेंज कर रहे हैं ना, तो वो चेंज तभी आएगा। कैसे?
Confrontation and clarification are the two analytical techniques of interpretation. जब भी आप इंटरप्रेट करोगे तो दो तरीके हैं, एक तो कन्फ्रंटेशन और एक है क्लैरिफिकेशन. कन्फ्रंटेशन कहता है थेरेपिस्ट को कि वो अपने क्लाइंट को हर एक एस्पेक्ट उसके माइंड से रिलेटेड दैट मस्ट बी फेस्ड बाय द क्लाइंट उसको बता दे. Points out to the client an aspect of his or her psyche that must be faced by the client. थेरेपिस्ट को अपने क्लाइंट के माइंड में, सोल में, स्पिरिट में जो भी सारी चीजें चल रही हैं, है ना, वो सारे एस्पेक्ट्स वो उसको क्या करे, कन्फ्रंट कर दे. क्लैरिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द थेरेपिस्ट ब्रिंग्स अ वेग और कंफ्यूजिंग इवेंट इनटू शार्प फोकस. और क्लैरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मान लो किसी चीज को लेके आप बहुत कंफ्यूज हो, आपके मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहां पर वो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड कर दे. ठीक है, कन्फ्रंटेशन मतलब सामने से आके सारी चीजों को बोलना, तो थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को उसके मन में जो भी सारी चीजें हैं वो बताएगा. और क्लैरिफिकेशन में अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन उसके मन में है तो उसको क्लैरिफाई कर देगा पूरा. This is done by separating and highlighting important details about the event from unimportant ones. ये कैसे होगा, वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा और हाईलाइट करेगा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इवेंट से रिलेटेड. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है आप जिसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो वो आपको एक क्लियर कट पिक्चर उसके बारे में बता देंगे कि देखो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए. क्लैरिफिकेशन समझते हो ना, कि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन अगर मन में है तो उस कन्फ्यूजन को दूर करके जो चीज़ जैसी है वो पूरा आपको बता दो. ठीक है, इसका एक एग्जांपल ऐसे समझो कि दूध है, दूध में पानी मिला हुआ है. ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मान लो मैं आपके सामने एक बोल रख दूं और उसमें जो है मिल्क भी है, उसमें वाटर भी है, सब मिक्सअप है. मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें मिल्क ज्यादा है या वाटर ज्यादा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. आप बोलोगे इसको कैसे मेजर करेंगे, क्या होगा, ये होगा वो होगा. थेरेपिस्ट यहाँ पर ये करेगा, उसमें से मिल्क अलग कर देगा, वाटर अलग कर देगा और आपको बता देगा देखो इतना मिल्क है इतना वाटर है. तो हमारे मन में बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी चीजें जिगजैग हो रही होती हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं है. तब यहाँ पर थेरेपिस्ट क्लैरिफिकेशन के थ्रू आपको हर एक एस्पेक्ट बताएगा कि क्या चीज अनइम्पॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो कैसे करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ क्लियर. Now, interpretation is a more subtle process and it is considered to be the pinnacle of psychoanalysis. इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही सब्टल प्रोसेस है और ये इसे साइको एनालिसिस का पिनेकल माना जाता है. क्यों? द थेरेपिस्ट यूजेस द अनकॉन्शियस मटेरियल दैट हैज बीन अनकवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फ्री एसोसिएशन. थेरेपिस्ट यहाँ पर जो भी अनकॉन्शियस मटेरियल है, जिसे फ्री एसोसिएशन के थ्रू हमको पता चला कि जो भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट है, प्लस आपके ड्रीम्स को इंटरप्रेट करके जो भी आप लाइफ में चाहते हो, ट्रांसफरेंस और रेसिस्टेंस के प्रोसेस के थ्रू क्लाइंट को ये बताएगा कि आपके मन में जो भी साइकिक कंटेंट चल रहा है, किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो उसको क्लियर कर देगा, विच विल लेड टू द ऑकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट, सिम्टम्स एंड कन्फ्लिक्ट्स, जिसकी वजह से किसी तरह का इवेंट, सिम्टम या कन्फ्लिक्ट आपके मन में हुआ है. एक बार पूरा रिकॉल करते हैं तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. समझ में आया? ठीक है, वापस से स्टार्टिंग से बता रही हूं मैं फिर से कि साइकोडायनेमिक थेरेपी कैसे की जाती है, क्या क्या सारी चीजें उसमें यूज होती है. ठीक है, अच्छे से समझना, फिर एक बार इसको और समझ के हम करेंगे इसको वाइंड अप. ठीक है, देखो साइकोडायनेमिक थेरेपी के अंदर किसी भी तरीके का इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट, ठीक है, चल रहा है, तो हमको उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है, हमारा काम है इस प्रॉब्लम को रिमूव करना. ठीक है, मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करके एक पर्सन की लाइफ में चेंज हमको लाना है, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो खत्म हो जाए. ठीक है, तो अल्टीमेट एम क्या है हमारा, प्रॉब्लम को खत्म करके चेंज एंश्योर करना है. ठीक है, प्रॉब्लम को खत्म करके चेंज हमको एंश्योर करना है. फाइन, अब इसके लिए हमें एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट की जरूरत है. एक्स पर्सन हमारा क्लाइंट है और ए पर्सन हमारा थेरेपिस्ट है. क्लियर? अब ये जो क्लाइंट है ये थेरेपिस्ट के पास में जाएगा, है ना, और थेरेपिस्ट को अपने बारे में बताएगा.
थेरेपिस्ट भी यहाँ पर इंश्योर करेगा कि क्लाइंट को उसके ऊपर भरोसा हो, है ना, और दोनों मतलब जो है कंफर्टेबल फील कर पाए एक दूसरे के साथ में। तो जो थेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करेगा। दैट मीन सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाएगा या एक थेराप्यूटिक अलायंस जो है वो बनेगा। जैसे ही थेराप्यूटिक अलायंस बनता है, जो क्लाइंट है वो कंफर्टेबल होता है, तब थेरेपी स्टार्ट होती है। थेरेपी स्टार्ट करने का सबसे पहला तरीका होता है फ्री एसोसिएशन। ठीक है, क्या तरीका है? फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन ये कहता है कि सबसे पहले इस क्लाइंट के माइंड में जो भी कुछ चल रहा है, ईगो, सुपर ईगो को हटा के वो हमको पता लगाना है। ठीक है, जो भी इसके मन में चल रहा है, तो वहां पर हम इसको बहुत ही रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करवा के जो भी इसके अनकॉन्शियस माइंड में था उसको कॉन्शियस में लाते हैं। क्या करते हैं? जो भी इसके अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा था वो हम इसके कॉन्शियस माइंड में लाएंगे। व्हाट इज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस? कॉन्शियस वो चीज जिसको लेके आप अवेयर नहीं हो, अनकॉन्शियस जिसको लेके आप अवेयर नहीं हो, और कॉन्शियस जिसे लेके आप अवेयर हो। क्लियर? हमारे मन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमको डायरेक्टली नहीं पता होता, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं। होता है ना, कुछ कुछ चीजें बैक ऑफ द माइंड चल रही हैं, मन में ही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है उसको लेके। तो फ्री एसोसिएशन के थ्रू यहाँ पर जो है वो क्लैरिटी मिल जाती है। यहाँ पर थेरेपिस्ट को क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या क्या सारी चीजें मेरे पेशेंट के, मेरे क्लाइंट के मन में चल रही हैं। इसके बाद में जो तीसरा काम थेरेपिस्ट करता है वो है ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ठीक है, क्या है? ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ड्रीम इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट माइंड में आया है, ठीक है, तो उस कन्फ्लिक्ट के पीछे कारण होगा। कारण ये हो सकता है कि ये जो हमारा क्लाइंट है, इसके पास्ट से रिलेटेड कुछ, इसके चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ ऐसे अनफुलफिल्ड डिजायर्स होंगे ये जो अपनी लाइफ में करना चाहता है। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे पता चला कि मेरा जो क्लाइंट है वो ये चाहता है कि उसको लाइफ में पेरेंट्स वाला जो लव एंड अफेक्शन है वो मिलना चाहिए। तो अब मुझे पता चला कि अच्छा, इसको पेरेंट्स वाले लव एंड अफेक्शन की जरूरत है, तो क्या इसके पेरेंट्स से इसको पास्ट लाइफ में लव एंड अफेक्शन नहीं मिला है? ये मैं थेरेपिस्ट हूँ, ठीक है, मेरे मन में ये क्वेश्चन आया। तो अब मैंने जो है इसके ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करी। मैंने इसके जो भी सारे ड्रीम्स थे वो एक पेपर पर इससे लिखवा लिए, तो मुझे और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई इसके अनकॉन्शियस माइंड को लेके, है ना। मुझे और ज्यादा क्लैरिटी मिल गई कि इसके अनकॉन्शियस माइंड में ये अपनी लाइफ में क्या क्या सारी चीजें चाहता है, और फिर मैं उसको इंटरप्रेट करूंगी। इंटरप्रेट इन द सेंस कि समझूंगी कि एक्चुअल में इसकी पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ है जिसकी वजह से इसे किसी तरह की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, जिसे हम बोलते हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ड्रीम इंटरप्रिटेशन करने के बाद में जो फोर्थ स्टेज आएगी वो है ट्रांसफरेंस। ठीक है, वो क्या है? ट्रांसफरेंस। और यहां पर इसी एक स्टेज पे मैं अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म भी करती चली जाऊंगी कि उसके क्या सारे ड्रीम्स हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि बातचीत तो चलती रहेगी मेरे क्लाइंट के साथ में, तो मैं उसके साथ में जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी कि आपकी लाइफ की ये सारे ड्रीम्स हैं, तो पास्ट लाइफ में क्या सारी चीज़ें हुई हैं, कैसे हुआ ये वो। तो ऐसा होता है ना कि जब एक इंसान के अंदर में जो भी कुछ भरा हुआ है बहुत टाइम से, जब वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, वो वाली एक स्टेज आएगी, भड़ास निकालना जिसे मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो वो वाली एक स्टेज आएगी जहां पर इसके मन में जो भी कुछ भरा है ये वो सब कुछ बाहर निकालेगा, और कहीं ना कहीं इस ट्रांसफरेंस के प्रोसेस में ये अपने थेरेपिस्ट को ही वो पर्सन मानने लग जाएगा जो इसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, मान लो जैसे मेरे क्लाइंट को मदर वाला लव एंड अफेक्शन नहीं मिला, तो वो थेरेपिस्ट को यानी मुझे ही अपनी मदर मानने लग जाएगा। ठीक है, और उसके मन में जो भी सारा कुछ भरा हुआ है पास्ट का, वो मुझे अपनी मदर मान के बोलने लग जाएगा। उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका एंगर, ये सारी चीजें बाहर आएंगी। क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आई, और यहां पर इस बात को खत्म कर दो। ठीक है, अब इसको कनेक्ट नहीं करना, अब आगे दूसरी चीजें। अब ये ट्रांसफरेंस दो तरीके का हो सकता है। ये ट्रांसफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है ना, और ये ट्रांसफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है,
पॉजिटिव कैसे हो सकता है कि जैसे मान लो मैं थेरेपिस्ट हूँ और मेरा कोई क्लाइंट है, अब वो क्लाइंट ने ये देखा कि मैंने उसके मन में जो भी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी है, तो मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे लेके थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं मुझे एक अपना आइडल या मेरे लिए थोड़ा उसके मन में लव अफेक्शन आ जाएगा कि यार इन्होंने जो है मेरी प्रॉब्लम को दूर करने में मेरी हेल्प करी है, तो वो एक लव अफेक्शन के साथ में अपनी हर एक फीलिंग को मेरे साथ में शेयर करने लग जाएगा। नेगेटिव ट्रांसफरेंस में ये होगा कि वो मुझे ऐसा समझेगा कि ये जो है मेरे पास्ट की वो क्या बोलेंगे, कौन सी बोलते ना बहुत ही विलन वाली माँ है जिसने मेरे साथ में सारा अत्याचार किया हुआ है, तो वो मेरे ऊपर गुस्सा करने लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो हो सकता है मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर आने लगे। अब जब ये नेगेटिव तरह का ट्रांसफरेंस होता है तो इसके साथ में एक और नई चीज आती है और वो होती है रेसिस्टेंस। ठीक है, वो क्या होती है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में एक्चुअली होता क्या है कि हमारी पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिन्हें हम कभी रिकॉल नहीं करना चाहते, जिन्हें हम कभी नहीं चाहते कि उन्हें हम दोबारा अपनी लाइफ में जिएं। तो जब भी हम ट्रांसफरेंस में अपनी पास्ट लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो हमारा मन डरता है ना, और हमारा मन कहता है नहीं हमको उन चीज़ों को दोबारा से नहीं रिकॉल करना है। तो रेसिस्टेंस की स्टेज में कहीं ना कहीं थेरेपी का सक्सेस रुक जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा क्लाइंट बोलेगा ही नहीं, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको बाहर ही नहीं निकालेगा, तो मेरी थेरेपी करने का तो कोई सेंस ही नहीं है ना, कोई सेंस नहीं बचेगा। तो इसीलिए इस रेसिस्टेंस की स्टेज को जो थेरेपिस्ट होगा वो रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस दो तरह से हो सकता है, कॉन्शियसली भी हो सकता है, अनकॉन्शियसली भी हो सकता है। कॉन्शियसली तब होगा जब क्लाइंट जानबूझ के कुछ बातें छुपा ले, अनकॉन्शियस तब होगा जब वो छुपाना नहीं चाहता लेकिन वो बता भी नहीं रहा है। ठीक है, तो मुझे इस रेसिस्टेंस की स्टेज को रोकना है। मुझे क्या करना है? इस रेसिस्टेंस की स्टेज को रोकना है। तब मैं क्या करूंगी? इंटरप्रिटेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, तब मैं क्या करूंगी? इंटरप्रिटेशन। फाइन, अब ये इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इस एक इंटरप्रिटेशन के अंदर मैं मेरे क्लाइंट को वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब मैं उसको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं वापस से उसको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करूंगी कि देखो आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी सारी चीजें हुई हैं वो आपके मन में है, तो किसी तरीके की एंग्जाइटी या किसी तरीके का फियर आपके मन में चल रहा है, उसे हमें बाहर निकालना है, नहीं तो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। तो एक तरीके से इंटरप्रेट में उसको वो सारी चीजें करूंगी, उसके बारे में मैं उसको सब कुछ खुल के बताऊंगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, ताकि मेरा क्लाइंट मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सके और सारी चीजों को बोल सके, बता सके। तो interpretation can focus on intrapsychic conflicts or on deprivation suffered in childhood. The repeated process of using confrontation, clarification and interpretation is known as working through. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन के साथ साथ में दो चीजें और होंगी। क्या? क्लैरिफिकेशन मैं CL से लिख रही हूं, प्लस कन्फ्रंटेशन मैं CO से लिख रही हूं। ठीक है, कुछ चीजें जिनको लेके मेरा क्लाइंट कंफ्यूज है, जैसे मान लो कुछ चीज़ें वो नहीं छुपाना नहीं चाहता है मुझसे, लेकिन फिर भी उसके बाहर नहीं आ रही हैं, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है मन में, तो मैं उसके कंफ्यूजन को दूर करूं, क्लैरिटी उसको प्रोवाइड करूं। और दूसरा कन्फ्रंटेशन, जिन भी चीज़ों में उसको कुछ उसके माइंड में चल रहा है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैं उसको कन्फ्रंट करूं, मैं उसको बताऊं वो सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है इस पूरी स्टेज को इंटरप्रिटेशन, क्लैरिफिकेशन और कन्फ्रंटेशन, इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग थ्रू। क्या बोलते हैं? वर्किंग थ्रू। क्लियर? तो यहां पर मैं वो सारा कुछ कर रही हूं जिसके थ्रू मेरे क्लाइंट के जो भी इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो दूर हो सके, चाहे चाइल्डहुड से रिलेटेड हो या जिस भी चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, वो, और साथ ही साथ में उसको एक क्लैरिटी मिल सके। सो वर्किंग थ्रू हेल्प्स द पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड इंटीग्रेट द अनकवर्ड मटेरियल इनटू हिज और हर ईगो। तो यहां से पेशेंट जो है वो अपने आप को बहुत अच्छे से जान पाता है वर्किंग थ्रू प्रोसेस में, और साथ ही साथ में उसकी प्रॉब्लम का क्या कारण है ये चीज़ वो बता पाता है, मतलब समझ पाता है। और इसी के साथ साथ में जो भी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं उसके ईगो की वजह से बाहर नहीं आ पा रही थी, वो सब कुछ भी बाहर आ पाती हैं। क्लियर?
अभी ये पूरी कहानी समझ में आई कि साइकोडायनेमिक थेरेपी में क्या सारी चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होंगी। तो पहले पेशेंट का सब कुछ जानने के बाद में मुझे वो सब कुछ वापस से मेरे पेशेंट को बताना है, ताकि उसको क्लैरिटी मिलती चली जाए, ताकि उसको क्लैरिफिकेशन हो जाए, मैं उसको वो सब कुछ बताऊं जो उसके मन में चल रहा है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को समझ पाए, है ना। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं जानोगे तो आप सोल्यूशन पे कैसे पहुंचोगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो थेरेपिस्ट होंगे वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल होंगे। अब क्या ये काम कोई भी कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। तो उसी के लिए जो है हम साइकाइट्रिस्ट की मतलब साइकाइट्रिस्ट बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास में, काउंसलर्स होते हैं जो ये सारा काम करते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं हमारे पास में। फाइन, आए यहाँ तक समझ में। अब इसके लिए बहुत ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही उन्हीं के पास में वो टेक्निक्स होती हैं कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। क्लियर? तो आप भी वही सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप समझते हो इसे अच्छे से। Now the outcome of working through is insight. Insight is not a sudden event but a gradual process wherein the unconscious memories are repeatedly integrated into the conscious awareness, and these unconscious events and memories are re-experienced in transference and worked through. अब ये जो आउटकम होगा वर्किंग थ्रू का वो होगा इनसाइट। इनसाइट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा, एकदम से आपके अंदर चेंज नहीं आ जाएगा कि जैसे ही आपको थेरेपिस्ट ने बताया तो अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम थी, चलो इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि थॉट प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपके अंदर होगा, आपके अंदर चेंजेस लाएगा। ओके, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ मेमोरीज थी वो आपके कॉन्शियस में आएंगी, जिसको लेके आप अवेयर हो जाओगे, है ना। तो हमारे मन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है ना, हम समझ नहीं पाते, कुछ फील तो हो रहा है पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो कुछ अनकॉन्शियस की चीजें हैं जिसे थेरेपिस्ट कॉन्शियस में ले आता है, जिसको लेके आप अवेयर हो जाते हो, और फिर ये सारी चीजें अनकॉन्शियस इवेंट्स और मेमोरीज को ट्रांसफरेंस और वर्किंग थ्रू में वापस से एक्सपीरियंस किया जाता है। As this process continues, the client starts to understand himself or herself better at an intellectual and emotional level and gains insight into his or her conflicts and problems. तो इस एक प्रोसेस में जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है, क्लाइंट अपने आप को और अच्छे से समझ पाता है इंटेलेक्चुअली, ठीक है, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली भी, कि उसके क्या सारे इमोशंस हैं, थॉट्स हैं जो उसके अंदर चल रही हैं, जिसकी वजह से किसी तरीके का प्रॉब्लम जो है वो अराइज हुआ है। तो अपने प्रॉब्लम को, अपने कन्फ्लिक्ट्स को वो अच्छे से समझ पाता है। एंड द इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द इंटेलेक्चुअल इनसाइट। और ये जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना चीज़ों की, ये इंटेलेक्चुअल इनसाइट होता है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग मतलब आपके अपने जो भी रिएक्शंस हैं, चाहे आपके पास में कुछ ऐसे अनप्लीजेंट इवेंट्स हुए हों जिन्हें आप रिकॉल नहीं करना चाहते, या विलिंगनेस टू चेंज इमोशनली एज वेल एज मेकिंग द चेंज इन इमोशनल इनसाइट, आप किसी तरह का इमोशन है उसको चेंज करना चाहते हो, है ना। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अभी आप लोग वो चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हो, समझते हो कि किसी तरह की लव रिलेशनशिप में मान लो आप हो, ठीक है, मान लो किसी तरह की लव रिलेशनशिप में आप हो, आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हो, उसके साथ में हमेशा अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं एक थॉट आपके मन में आता है, कहीं ना कहीं एक थॉट आपके मन में आता है कुछ टाइम बाद कि अब वो जो लव पहले था शायद वो उतना नहीं रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अब वो शायद जो लव पहले था वो उतना ज़्यादा अब नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे पार्टनर के अंदर कुछ चेंजेस भी आ गए हैं, ठीक है, और जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये थॉट आया था एक आध बार कि शायद ये वो पर्सन नहीं है जिसके साथ में मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। अब एक तरफ तो मन ये कहता है कि मैं उससे लव करता हूं तो मैं उसको नहीं छोड़ सकता, ठीक है, दूसरी तरफ कहता है कि ये वो पर्सन भी नहीं है जिसके साथ में मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करूं, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट एक स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ चीजें अनकॉन्शियस में हैं जो आपसे कुछ कह रही हैं, लेकिन आप उसको नहीं सुन पा रहे हो क्योंकि वो अनकॉन्शियस में है ना, जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। अब वो धीरे धीरे सारी चीजें थेरेपिस्ट ने क्या कर दिया, आपको समझा दी। अब आप रेडी हो, आप इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर चुके हो, मतलब अब आप इंटेलिजेंटली वर्क कर रहे हो, अब आप भावनाओं में बह के काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब आपको सब कुछ, दूध कौन सा है, पानी कौन सा है, सब अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, कुछ भी मिक्स नहीं दिख रहा है। अब आपको हर एक चीज को लेके क्लैरिटी हो चुकी है, अब आप सब कुछ जान चुके हो, आप एक इंटेलेक्चुअल बीइंग बन चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने इमोशंस को भी अगर चेंज करना चाहते हो,
हो, अब किसी तरीके का कोई पास्ट का इवेंट है जो आपको डराता था, अब आपको शायद उससे डर भी नहीं लगता है ना। तो बहुत से मतलब इन थेरेपीज के थ्रू, अभी तो हम सिर्फ बातें करें, जब वो इन रियलिटी थेरेपीज होती हैं, जब वो सेशंस होते हैं ना, और जब एक क्लाइंट को रिलीफ मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, तब वो वाली फील बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ओके, insight is the end point of the therapy as the client has gained a new understanding of himself and herself। लास्ट जो एंडिंग है हमारे यहाँ पर वर्किंग थ्रू के बाद में, वर्किंग थ्रू के साथ साथ में मैं यहाँ नेक्स्ट पर लिख रही हूँ, ठीक है। वर्किंग थ्रू के बाद में जो है एक पर्सन के अंदर इंटेलेक्चुअल इंसाइट आता है, इमोशनल इंसाइट आता है, ठीक है। और ये जो इंसाइट है यही हमारी थेरेपी का एंड पॉइंट है, क्योंकि जब आपने अपने बारे में सब कुछ जान लिया, जब आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं बचा है, जो चीज़ें आपको पहले परेशान कर रही थी अब वो शायद उतनी ज़्यादा नहीं कर रही हैं या बिल्कुल ही नहीं कर रही हैं, तो अब थेरेपी के सेशंस यहाँ पर एंड होने लगेंगे, ठीक है। In turn, the conflicts of the past, defense mechanism and physical symptoms are no longer present। किसी तरह का conflict जो पहले का हमारे अंदर चल रहा है, कोई डिफेंस मैकेनिज्म जो हम यूज़ करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब ये कि कभी कोई थॉट हमारे मन में आता है तो हम उसमें ऐसे सोचते हैं कि नहीं नहीं हमको इसके बारे में नहीं सोचना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दुख देगी। बहुत बार हम ऐसा भी सोचते हैं ना कि इस चीज़ के बारे में मत सोचो क्योंकि मुझे हर्ट होगा, है ना। तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है, कुछ फिजिकल सिम्टम्स जो हमारे अंदर प्रेजेंट थे, मान लो हमारे बिहेवियर में या किसी भी चीज़ में किसी तरीके का कोई चेंज हमारे इमोशंस में था, तो अब उन चीज़ें वो चीज़ें अब प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हमारा क्लाइंट है वो साइकोलॉजिकली एक हेल्दी पर्सन बन गया है। तो साइको एनालिसिस इज टर्मिनेटेड एट दिस स्टेज, और यहाँ पर जो हमारी थेरेपी है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? ये भी आया समझ में कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रांसफरेंस हुआ था, रेसिस्टेंस हुआ, फिर वर्किंग थ्रू किया। वर्किंग थ्रू में पूरी क्लैरिटी दे दी हमने हमारे क्लाइंट को, हर एक चीज को लेके इन डिटेल, माइन्यूट डिटेल, सब कुछ। और यहाँ क्लाइंट अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझता है, अब वो हर एक चीज अच्छे से देख सकता है, समझ सकता है, जो उसको चीजें परेशान कर रही थी वो नहीं कर रही हैं। पहले वो साइकोलॉजिकली इल था ना, उसे किसी तरह का डिसऑर्डर था बिल्कुल थेरेपी के पहले, अब वो एक साइकोलॉजिकली हेल्दी पर्सन बन चुका है। यहाँ पर हमें अब ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, अब हमारा पर्सन वापस से ठीक हो गया है, वो हेल्दी हो गया है। क्लियर? समझ में आ गया मोडालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। लास्ट एक और जान लेते हैं कि ड्यूरेशन कितना होगा ट्रीटमेंट का। तो साइको एनालिसिस लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, वैसे तो बहुत सालों तक भी चलता है, विद 1 hour सेशन ऑफ 4 to 5 days पर वीक। इट इज एन इंटेंस ट्रीटमेंट। इस एक ट्रीटमेंट में करीब सालों भी लग जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हर 1 घंटे के सेशंस 4-5 दिनों तक वीक में चलते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत साल लग जाते हैं। पर 3 स्टेजेस होती हैं ट्रीटमेंट की। स्टेज 1 होता है इनिशियल फेज, जब क्लाइंट फेमिलियर होता है रूटीन्स के साथ में, एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाता है अपने एनालिस्ट के साथ में, कुछ रिलीफ उसको थोड़ा बहुत प्रोवाइड होता है अपने थेरेपिस्ट के थ्रू, और जो भी सुपरफिशियल मटेरियल्स होते हैं उसके कॉन्शियसनेस से अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रबलसम इवेंट्स। मतलब कुछ स्टार्टिंग के सेशंस जो इनिशियल फेज हम बोल रहे हैं, इनिशियल फेज में जो क्लाइंट है वो थेरेपिस्ट को जानता है, समझता है, बैठता है उसके साथ में, उसको अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह बताता है। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन जाओगे आप थेरेपिस्ट के पास में और उसकी लाइफ, जो भी कुछ लाइफ में चल रहा है वो सब कुछ बता दोगे। अगले दिन जाओगे तो कोई नई बात आएगी, यार ये वाली चीज तो मैं उसको बताना ही भूल गया, तो फिर से जाके उसको बोलोगे, आपकी बातें ही नहीं खत्म होंगी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम एक्सप्लेन करते हैं अपने थेरेपिस्ट को, और धीरे धीरे वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, धीरे धीरे हमको लगता है कि हाँ अब हम ये सारी बातें अपने थेरेपिस्ट के साथ में शेयर कर सकते हैं, तो उसके सेशंस लगेंगे। सेकंड स्टेज होती है मिडिल फेज। मिडिल फेज में ट्रांसफरेंस, रेसिस्टेंस और आपका वर्किंग थ्रू, कन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। और ये सारे प्रोसेसेस फाइनली थर्ड स्टेज में जाते हैं जो है इनसाइट, ठीक है। तो थर्ड फेज क्या है, टर्मिनेशन फेज, वेयर इन द रिलेशनशिप विद द एनालिस्ट इज डिसॉल्व्ड एंड द क्लाइंट प्रिपेयर्स टू लीव द थेरेपी। थर्ड स्टेज में जहां पर जो टर्मिनेशन फेज आ जाता है, और यहां पर अब क्योंकि जो पर्सन है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, तो अब उसकी धीरे धीरे करके थेरेपिस्ट के साथ में जो एक रिलेशनशिप थी वो खत्म होने लगेगी, डिसॉल्व होने लग जाएगी, और हमारा जो क्लाइंट है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर थेरेपी के सेशन एंड हो जाएंगे, और यहाँ पर ये वाला सेशन भी एंड हो गया है। क्लियर? आ गया समझ में कि साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, कितनी ड्यूरेशन में होता है, प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं, और क्या सारी स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ तक किसी तरह का कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, पर आपको एक छोटा सा काम करना है।
ये जो आपकी बुक में दिया है ना टॉपिक, इसको एक बार अच्छे से पूरा रीड करना। नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं, आई होप सो आपने नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। अगर नहीं बनाए हैं तो आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है। नोट्स बनाओ वहां पर और फिर उसको एक बार रीड करके समझो। अब आपको लगता है कि मुझे ये स्टेज समझ में नहीं आई, या मुझे यहाँ पर कोई डाउट आ रहा है, या ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे वो पूछोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग जस्ट मेरे से सुनते हो, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, आप तुरंत डाउट में पूछते हो, पर आप एक बार उसको रीड करोगे ना तो वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। क्यों अपने आप को इतना कष्ट दे रहे हो? तो बेटर है कि खुद से पढ़ लो। तब भी लगता है कि नहीं समझ में आई तो मैं हमेशा यहाँ पर रेडी हूँ आपके सारे डाउट्स को आंसर करने के लिए। क्लियर? आई होप सो आपको ये थेरेपी समझ में आई और इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इसी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम और भी थेरेपीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। किसी तरह का कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ में जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है दैट इज वेरी इजीली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, दैट इज वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑन गूगल। जैसे इसे गूगल पर एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो लेक्चर, सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी पढ़ना है उस पर क्लिक करना, वॉच नाउ पर क्लिक करना और वीडियो ओपन हो जाएगा। एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में सब कुछ प्रेजेंट है, बिना किसी दिक्कत परेशानी के सब कुछ एक्सेस कर पाओगे। और इसीलिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपसे ना ही कोई पेमेंट लेंगे, ना ही आपको कोई कूपन बेचेंगे, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर मैग्नेट ब्रेन्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ में जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच।